भारत में वन आवरण। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। देखो, जो वन क्षेत्र के जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो हमें राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं और वन आवरणों की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से होती है। 2001 में वास्तविक वन आवरण केवल 20.55% था। उनमें से 12.6% भाग पर सघन वन और 7.8% भाग पर विवृत वन पाए जाते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो वन है राज्यों के अनुसार वन क्षेत्र वन आवरण भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र हमारा 0 है, तो वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% वन क्षेत्र पाया जाता है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य अपने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हमारे आते हैं। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। जो हमारी स्थानांतरित कृषि होती है उसमें क्या होता है, वनों को जलाकर साफ किया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस तरीके से वनों का विनाश हुआ है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है जिनमें से 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में दादर नागर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय शिलाकृति और अधिक वर्षा विकास के लिए उपयुक्त होती है। जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.1% तक है। भारत में वनों की वितरण तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता होती है। वन संरक्षण। देखो, वनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। वन संरक्षण के लिए 1952 में हमारी वन संरक्षण नीति लागू की गई थी, जिसमें 1988 में संशोधन किया गया था। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देती है, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाए, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। देखो, इसके नीति के क्या उद्देश्य रखे गए हैं कि लगभग हमारे जो भूमि है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए और जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर के 6 से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ नियंत्रण, सूखा रोकना, निम्नीकरण भूमि पर सामाजिक वानिकी, वनारोपण, वन आवरण करना, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, ताकि कि वनों का कटाव कम हो। पेड़ को लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी। देखो, सामाजिक वानिकी क्या होती है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा और ऊसर भूमि पर वनारोपण किया जाता है, वो हमारी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-79 में सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा गया। एक शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। अब हम बात करते हैं शहरी वानिकी क्या है। शहरों और इनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी की वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाने और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर नहरें, किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समाज को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना और इससे उन्हें लाभ पहुंचाना है, जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी की बात करें तो फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं, यानी कि फार्म बनाते हैं।
वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है, यानी कि जो वो पेड़ लगाएंगे वो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत खेतों की मेड़, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली भूमि, जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थी हमारे वनस्पति के बारे में बात। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणियों के बारे में बात। देखो, जो वन्य प्राणी हैं, आपने चिड़ियाघर में, पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों को देखा होगा। वन्य प्राणी हमारे भारत की प्राकृतिक धरोहर है। यहाँ पर विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी जो विविधता पाई जाती है, जैव विविधता, उसका कारण है यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र जो विभिन्न प्रकार का है, जिसे हमने युगों युगों से संरक्षित रखा है। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो हम देख रहे हैं वन्य प्राणियों के लुप्त होने के या उनकी संख्या कम होने के क्या कारण हैं, कि औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन की गति तेज हुई है, वन लगातार कटाव हो रहा है, खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जा रहा है। लोग क्या है, आजकल जहाँ पहले खेत होते वहाँ पर लोगों ने आजकल घर बना लिए हैं, खेतों को खत्म कर दिया है, खोद खोद के खदानें खत्म कर दी हैं, तो उससे क्या है, वन्य प्राणियों का संख्या कम हुई है, उनके मतलब घर उजड़ गए हैं। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया। लोग क्या है, शिकार को खेल के रूप में प्रयोग करते हैं और उससे क्या है, जंतुओं को मारते हैं। लोगों ने जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई हैं। जब जंगलों में क्या होता है, अकारण ही आग लग जाती है, बिना किसी कारण के, पता नहीं चलता, उससे क्या होता है, वन्य प्राणियों को क्षति होती है। ये महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। अब देखो, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जो नियम बनाया गया है वो वन्य प्राणी अधिनियम हमारा 1972 में पास हुआ है। इसमें क्या है, वन्य प्राणियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। 1972 में बना है, 1991 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान रखा गया है। जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे देश में 92 नेशनल पार्क और 492 वन्य प्राणी अभयवन हैं और ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखो, टाइगर को सेव करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई है। और एलिफेंट को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ऐसी योजनाएं इन जातियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य है, जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा चलाया गया 1973 में, उसका उद्देश्य है कि बाघों की संख्या के स्तर बनाए रखना, उनका जिसमें वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखा जा सके। हमें पता है बाघों की संख्या कितनी तीव्र गति से कम हुई है। इसमें प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका कि लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। आगे बात करते हैं बाघों पर। ये योजना जो बाघ संरक्षण की है, ये बाघों पर केंद्रित है। इससे क्या है, हमें बहुत लाभ मिला है। धीरे धीरे जो हमारे बाघों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके की बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिसमें मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना इत्यादि हैं। जीव मंडल निचय के बारे में बात करते हैं तो जीव मंडल निचय क्या होते हैं, आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर ये वन्य जीव प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। हमारे भारत के जो 4 जीव मंडल निचय, वैसे तो 14 जीव मंडल निचय हैं, लेकिन इनमें से 4 जीव मंडल निचय हमारे जिनको मान्यता प्राप्त है। उसमें से पहला जो हमारा है, फर्स्ट नीलगिरी, सेकंड नंदा देवी है, थर्ड सुंदरवन है और फोर्थ हमारा मन्नार की खाड़ी है। तो नीलगिरी के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई है और भारत का पहला जीव मंडल निचय है ये। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर का 7 वनों से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धूवानी पहाड़ियां शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। देखो, नीलगिरी जो है हमारा दिखाया गया है, यहाँ मैंने पहले भी बताया चैप्टर्स में कि पूर्वी और पश्चिमी घाट हमारे नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो जीव मंडल निचय नीलगिरी स्थित है। ये है हमारा नंदा देवी जीव मंडल निचय। ये कहाँ पर है, उत्तरांचल में स्थित है।
यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और भी बहुत सारी वनों की प्रजातियाँ जो वृक्षों की प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू इस तरीके के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं के व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। देखो इसी तरीके की चीज़ों से खतरा है कि लोग दवा के लिए जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं उनको काट कर ले जाते हैं, आग लग जाती है या फिर पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के साथ शिकार किया जाता है। इन सब चीज़ों से क्या है, खतरा है। सुंदरवन जीव मंडल नीचे थर्ड है हमारा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये सबसे जो हमारा क्षेत्र है इसका 9,630 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनूप वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हैरिशिएरा फोमीज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल नीचे है। मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। जीव मंडल नीचे में इसमें 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटात्मक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी संकटापन्न है। तो बच्चों देखो ये था हमारा वन्य प्राणी और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।